हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का पीवाईक्यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा पीवाईक्यू हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा एग्ज़ाम तक, जो आप लोगों को तैयारी में बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भरनसोत पर्वत है। अब भरनसोत पर्वत कौन है? तो एक में है हिमालय पर्वत, दूसरा में है अल्पसियन पर्वत, और तीसरा में है यूराल पर्वत, और चौथा में है वशिष्ठ पर्वत। तो बताइए यहाँ पर जो भरनसोत पर्वत है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा ये भरनसोत पर्वत, इसे आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भरनसोत पर्वत किसे कहते हैं? तो वशिष्ठ पर्वत को कहते हैं। लेकिन ये कैसे बनता है? तो जब चट्टानों में स्थित जो भ्रंश के कारण हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो एक चट्टान है, लेकिन ये धंस गया बीच वाला। ठीक है, और ये फिर नहीं धंसा है। तो ये बीच वाला धंस गया, तो ये नीचे हो गया। क्या हो गया? तो नीचे हो गया, धंस जाता है। और अगल बगल के जो होता है भाग, जैसे कि ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, वो ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है, और ये बलोक पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बलोक पर्वत कहलाते हैं। और ये बीच में धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। जो देख रहे हैं ना, ये धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। और इन पर्वतों के शीर्ष सलामत और किनारे तीव्र भ्रंश, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये किनारे कगारों से सीमित होते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। कथन बी में है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, पर कारण क्या है एक भाग दिखाई देने का? तो चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ये बिल्कुल सही है, 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी क्या करता है? तो एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये दोनों सही है। तो दोनों सही है, तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है, और बी सही व्याख्या है ए की। तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी की क्या है? तो एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से यांत्रिक शैलों में परिवर्तित हो जाती है। ये बिल्कुल राइट है। मतलब जो आग्नेय शैल और अवसादी शैल है, ये दोनों क्या है? तो दोनों उच्च और ताप और दाब के प्रभाव से ये यांत्रिक शैलों में परिवर्तित होती है। बी में है कि यांत्रिक शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रव मैग्मा बनाते हैं। ये भी सही है। अब सी में देखिए कि संगमरमर एक यांत्रिक शैल है। ये भी सही है। मतलब तीनों का तीनों ही सही है। तो जहाँ पर भी तीनों ऑप्शन सही होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में देखिए, ए, बी और सी तीनों ही सही है। क्या है? तो तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत पर आने पर जल जाते हैं?
तो आपको पता है कि किस परत पर आने पर जल जाते हैं। तो ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, ये है बाह्य वायुमंडल और ये है बहिर्मंडल। तो सबसे जो इधर है वो बहिर्मंडल है, उसके बाद ये है बाह्य वायुमंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल और ये है समताप मंडल और ये है क्षोभ मंडल। जो उल्का पिंड आकर के जलते हैं वो कौन सा मंडल में जलते हैं दोस्तों? तो ये जलते हैं मध्य मंडल में। ठीक है, ये मध्य मंडल में जलते हैं, यानी ये बिल्कुल मध्य में है। याद आसानी से हो जाएगा, मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल, उसका बाद मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद भी दो है, तो दो कौन कौन सा है? तो बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, और ये बीच में है। ठीक है, ये बीच में है, तो यहीं पर उल्का पिंड आने से जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। अब ये ऋतु प्रवास किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? एम है लोगों के आवागमन से, दो में है घरों की पास पास बसावट से, और थ्री में है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत से, और फिर फोर्थ में है ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, लोगों के आवागमन से। अब इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे ये तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे विभिन्न जलवायु होता है, तो वो पशुचार को, जो पशु चराने वाला होता है, वो अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार वो किया जाने वाला जो प्रवास होते हैं, और अर्थात इसमें लोगों का जो आगमन होता है, जैसे कि मौसम पर, जैसे मौसम यहाँ पर कुछ और मौसम है, यहाँ पर कुछ और मौसम है, तो मौसम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ठीक है, अब ऋतु प्रवास किससे जुड़ा है? तो लोगों के आगमन से जुड़ा हुआ है। जैसे मौसमी हो गया तो ये मौसमी प्रवास हो गया, तो जैसे कि शीतोष्ण हो गया, कटिबंधीय हो गया, पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, घाटियों हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, और बीम है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? जो सही है उसे चूज करना है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पवन वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये निश्चित चलते रहती है, अगर इधर से चल रही है तो चलते रहती है, और ये चलते रहती है। ठीक है, और इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? तो पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। जैसे पूर्वी के और पश्चिमी से चलते रहेगा और इधर से पश्चिमी की ओर चलते रहेगा। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। और ये कटिबंधीय इलाके में होता है। कहाँ होता है? तो कटिबंधीय इलाके में होता है, बस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। तो दोनों कहाँ पर ही सही है दोस्तों? तो दोनों सही है। ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही है 3 ऑप्शन में। ठीक है, 3 ऑप्शन में सही हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस के उदाहरण हैं। मतलब ये किस चीज़ का उदाहरण है उसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, एक में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, दूसरा में है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, और तीसरा में है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति की। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? ये कंपोस्ट जो है और वेनेजुएला के लानोस है वो किसका उदाहरण है?
तो दोस्तों ये हो जाता है कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ये उदाहरण है। और ये घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ये उदाहरण है। अब ये पाया कहाँ जाता है तो उसे भी चलिए देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। तो ये पृथ्वी है। अब ये क्या है, तो विषुवत रेखा, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो इन्हीं का बीच में पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं का बीच में पाया जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ये उदाहरण होता है। जैसे सवाना हो गया, ब्राज़ील के कंपोस हो गया, वेनेजुएला का लानोस हो गया। अब जैसे कि पेरी हो गया, ये सब शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। जैसे स्टेपी हो गया, वो भी शीतोष्ण का घास स्थल है। फिर डाउन भी, ये सब शीतोष्ण है। लेकिन यहाँ पर कंपोस हो गया, वेनेजुएला का लानोस हो गया, ये क्या है, तो ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, क्या है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो होता है, उत्तर में कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिण में। ठीक है, इसका जो बीच में होता है वही होता है, यहीं का आसपास में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। क्या है, तो दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। बीम है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उनकी ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही है। तो ये ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। जैसे कि अब यहाँ पर ए में बोल रहा है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले है, तो ये कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। आपको पता है ना कि क्षोभ मंडल में ये मौसम घटनाएं जितना भी होते हैं वो सारी चीज़ क्षोभ मंडल में होते हैं। तापमान और वर्षा गतिविधियों को जो संदर्भित करता है वो क्षोभ मंडल करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। क्या करती हैं, ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। तो वायुमंडलीय स्थितियों के लिए जो शब्द हैं वो किसी स्थान की जलवायु उस स्थान की ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। जैसे कि भारत में ही अलग अलग जगह में अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे ऊंचे पड़ते हैं। जैसे कि आप लद्दाख में देख लीजिए, लद्दाख में कभी बारिश नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। एम है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बीम है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपृष्ठकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये कौन सा चीज़ का उदाहरण है, तो एम है बायोगैस का, और 2 में है प्राकृतिक गैस का, और 3 में है भूतापीय ऊर्जा का, और 4 में है मोम का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इसका 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का शोध स्थान मैत्री कहाँ स्थित है। एम है ऑस्ट्रेलिया में, बीम है अंटार्कटिका में, और 3 में है यूरोप में, और 4 में है एशिया में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या है, तो ये पृथ्वी है, और ये हो गया विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो आप बताइए यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया अफ्रीका, यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए ये महाद्वीप कितने में बट गया है, तो ये बटा हुआ है, कितने में बटा हुआ है दोस्तों, तो ये 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो
एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। उसका बाद जो है उसके से छोटा वो है अफ्रीका महाद्वीप। उसका बाद जो छोटा है वो अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद फिर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, कौन सा महाद्वीप में है, तो ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। ठीक है, और अंटार्कटिका कहाँ है, तो आप देख रहे हैं पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव में है। कहाँ है, तो पूरी तरह से ये दक्षिणी ध्रुव में है और ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों इसमें, तो मानव निवास नहीं करते हैं ये अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में यहाँ पर हर एक देश, हर अपने अपने देश में ये शोध केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ पर मानव के रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मानव निवास नहीं कर सकते हैं। भारत का शोध केंद्र कहाँ है, तो अंटार्कटिका में, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है, कौन सा महाद्वीप से कौन, तो अगर सीक्वेंस से पूछेगा छोटा बड़ा करके तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। जो नहीं है उसे देखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है उसे देखना है। इसको हमेशा याद रखेंगे, पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इससे लास्ट में देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ बोल। कभी कभी सर्वाधिक पूछ देगा, कभी कभी है सही है उसे, कभी कभी नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ खनिज के सही, इस खनिज का नहीं है बोल रहा है, लेकिन ये खनिज के बारे में सही है। मतलब खनिज क्या है, तो प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। क्या इसे कोई इंसान पैदा करते हैं, तो जी नहीं, इसे कोई इंसान पैदा नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक रूप से ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा में है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संघटक होता है, ये भी होता है, ये भी खनिज के बारे में सही है। अब तीसरा में देखिए दोस्तों कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी होता है, सही है। यहाँ पर देखिए कि सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं, सभी खनिज आध्यात्मिक नहीं होते हैं। आध्यात्मिक सभी खनिज नहीं होते, बहुत से ऐसे खनिज है जो कि धात्विक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक लिखा गया है और बोल रहे हैं आध्यात्मिक, तो इसीलिए ये नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आध्यात्मिक जो बोला है ना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जैसे खनिज होता है, वो खनिज को खान से खोद करके निकाला जाता है। क्या किया जाता है, तो खनिज जो होता है ये खान है, और इस खान से क्या किया जाता है, तो उसे खोद करके निकाला जाता है। और कुछ उपयोगी खनिज जो होते हैं वो पदार्थ के नाम से होते हैं, जैसे लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, क्या हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम, और इससे क्या होता है, तो इससे एल्युमिनियम बनता है। जैसे पाकिस्तान और भारत के अनेक क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो खान पाया जाता है, लेकिन उसमें नमक भी निकाला जाता है। और नमक भी, अब यहाँ पर जास्ता भी पाया जाता है, चूना, पत्थर इत्यादि। ये सब क्या चीज़ है, तो जास्ता हो गया और फिर चूना हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या है, तो ये धात्विक खनिज है। जबकि यहाँ पर सब बोले हैं कि सब खनिज अधात्विक है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो ये सब गलत है, ये गलत है, तो ये ही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, एम है नर्मदा घाटी, बीम है वज्जी, सीम है गारो पहाड़िया, डीम है गंगा घाटी और एम है सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ। तो बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। तो इसे सही मिलान के लिए मिलाइए, क्या हो जाएगा सही। तो इसका सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सही मिलान करने के, नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी किससे हो जाएगा, तो आखेटक और संग्राहक, नर्मदा घाटी। ठीक है,
उसका बाद बी का जोड़ी वन के साथ हो जाएगा, वज्जी, आरंभिक, गणतंत्र, ठीक है। उसके बाद गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया कहाँ हो जाएगा, तो आरंभिक कृषि, गारो पहाड़िया का, ठीक है। उसके बाद डी का कहाँ हो जाएगा, गंगा घाटी, तो गंगा घाटी हो जाएगा लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर, ठीक है, 3 हो गया। और ए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये हो जाएगा प्रथम नगर, का हो जाएगा, तो ये प्रथम नगर हो जाएगा। तो अब बताइए ए का जोड़ी 2 का साथ में कहाँ लगा है, ए का जोड़ी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी आसानी से निकल गया, ठीक है। ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। क्या ये सही है, तो जी नहीं, ये सही नहीं है। बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाले ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समयात्मक है। तो बताइए इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर है ए गलत और बी सही, तो 4th ऑप्शन में है। अब यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश है वो भारत इतिहास में जो 1800 कब दोस्तों, तो 1817 में 17 ईस्वी में जो जेम्स मिल ने, किसने, तो ये जेम्स मिल ने क्या किया था। जेम्स मिल नामक एक अर्थशास्त्री व्यक्ति थे, उसने राजनीतिक को जो दर्शा रहे थे उस वक्त वो क्या किए थे, हिस्ट्री और ब्रिटिश और इंडिया नामक एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। और इस समय की बहुत ही अच्छी रचना थी, क्या थी, बहुत ही अच्छी रचना थी। और इस रचना की खासियत थी कि उन्हें इंडिया हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था, ठीक है। और कौन कौन सा भागों में बांटा था, तो ये बांटा था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, जो कि बहुत से लोग समझते थे अच्छा है, बहुत से लोग समझते थे बेकार है, ये अच्छा नहीं है, क्या है, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसे गलत माना गया। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।